6A says that delivery of services by service provider। तो जो गवर्नमेंट है वो सर्विस प्रोवाइडर अपॉइंट करेगी किसी पर्सन को, ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक मींस के जो भी चीज़ें हैं उसको मेंटेन कर सके, अपग्रेड कर सकते और उसकी सर्विसेज अच्छी कर सके। देन रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर 7 ये बोलता है कि अगर कोई लॉ प्रोवाइड करता है कि कोई डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, इन्फॉर्मेशन रिटेन करनी चाहिए किसी पीरियड के लिए, मान लो कि जैसे कंपनी लॉ में हमने पढ़ा है कि 180 डेज़ के लिए जो भी इंस्पेक्टर होगा ना वो रिकॉर्ड्स रिटेन कर सकता है। सेक्शन 209 में हमने ये पढ़ा था कि 180 डेज़ के लिए वो रिटेंशन कर सकता है। जो भी इंस्पेक्टर होगा या रजिस्ट्रार होगा, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनीज़ की होंगी उसे 180 डेज़ के लिए रिटेन कर सकता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रिटेन कर रहा है ना, तो तब भी उसे माना जाएगा कि वो कंडीशन सेटिस्फाइड है, वो 180 डेज़ के लिए उसने रिटेन करा है। ऐसा नहीं बोल सकता वो कि 180 डेज से ज़्यादा कर रहा है रिटेन, कि मैं तो ज़्यादा रखूँगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है तो क्या हो गया। नहीं, उसको 180 डेज़ का टाइम है तो 180 डेज़ में उसे रिटर्न करना पड़ेगा। फिर द इंफॉर्मेशन कंटेन रिमेन्स, कब माना जाएगा कि वो कंडीशन सेटिस्फाइड है? जब इंफॉर्मेशन कंटेन देयर इन, जो भी इंफॉर्मेशन है उस डॉक्यूमेंट में वो एक्सेसिबल रहती है सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए भी। मतलब ऐसा नहीं कि वो उसे एक बार ही ओपन करके देख सकता है। कोई पीडीएफ फाइल है तो उसे एक ही बार देख सकता है, नहीं, बार बार देख सकता है, जब उसका मन चाहे तब देख सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज़ रिटेन्ड इन फॉर्मेट इन विच ओरिजिनली जनरेटेड, मतलब जब वो जनरेट हुआ था, जैसे रिसीव हुआ था उसी फॉर्म में है वो, उसमें कोई एडिट नहीं किया है उसने। देन डिटेल्स विल फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओरिजिन, डेस्टिनेशन, डेट, टाइम ऑफ डिस्पैच, रिसीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। मतलब कब वो रिसीव हुआ था, उसका डेट, टाइम, ओरिजिन, ये सब लिखा होना चाहिए, जो कि मेल्स वगैरह में ऑलरेडी लिखा होता है कि इस डेट को रिसीव हुआ, इस टाइम पे रिसीव हुआ। अब आगे चलते हैं। 7A ये बोलता है बेसिकली कि जो भी ऑडिट होता है डॉक्यूमेंट्स का, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी ऑडिट कंडक्ट किया जा सकता है, जो कि आजकल होता ही है। बैंक्स वगैरह में अगर ऑडिट होता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही देखते हैं, जो भी डेटा है उनका, वाउचर्स भी देखते हैं बट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी चेक करते हैं। तो आजकल ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। कंपनी के भी ऑडिट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा देखते हैं। अब सेक्शन 8 क्या बात करता है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात करता है कि अगर कोई भी बाय लॉ, नोटिफिकेशन वगैरह ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होना है, तो अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में भी पब्लिश हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने गैजेट में पब्लिश कर दिया इलेक्ट्रॉनिक वे में, तो तब भी वो कंडीशन सेटिस्फाइड मानी जाएगी। तो 8 बात करता है ऑफिशियल गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की। 7 बात करता है रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की। ठीक है, कोई लॉ प्रोवाइड करता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिटेंशन करना है, उसकी 7 बात करता है, और 8 बात करता है ऑफिशियल गैजेट की, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की। अब सेक्शन 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोलता है कि 6, 7, 8 में जो हमने पढ़ा कि कोई भी गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में इशू कर सकती है, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर रिटेन करना है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली रिटेन हो सकते हैं। 6 में हम लोग गवर्नमेंट के कोई भी एप्लीकेशन वगैरह है वो ऑनलाइन भर सकते हैं, लाइसेंस वगैरह ग्रांट ऑनलाइन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकते हैं। तो ये सब अगर इस एक्ट में लिखा है तो ऐसा नहीं कि मैं जाके कल को गवर्नमेंट से लड़ने लग जाऊंगी कि ये एप्लीकेशन आपने रिटर्न में क्यों मांगी, मैं तो ये उसमें दूंगी। आईटी एक्ट ये बोलता है, आईटी एक्ट सेक्शन 6 ये बोलता है मैं तो ये एप्लीकेशन रिटर्न में नहीं दूंगी, मैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दूंगी। ऐसा मैं नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे को ये राइट किसने छीना है मुझसे? सेक्शन 9 ने मुझसे ये राइट छीन लिया है कि आपके पास कोई ये राइट नहीं है कि आप किसी डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री को ये बोलो कि आप उन्हें इंसिस्ट करो कि आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में लो। उनकी मर्ज़ी है, उनको जैसा करना है, उनके डिपार्टमेंट में, जिस डिपार्टमेंट में जो चलता है, सब डिपार्टमेंट्स की वर्किंग अलग रहती है। तो आप इंसिस्ट नहीं कर सकते, जिस डिपार्टमेंट का जो प्रोसीजर होगा वो वही फॉलो करेगा। देन पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स रूल बना सकता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए।
उस रूल से प्रिस्क्राइब कर सकता है कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो एक्सेप्टेबल है इंडिया में वो क्या क्या रहेंगे, मैनर फॉर्मेट इन विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अफिक्स करे जाएंगे, किस मैनर में, किस फॉर्मेट में, मैनर एंड प्रोसीजर टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फिक्स सिग्नेचर, कि कैसे उन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा, कैसे वेरीफाई किया जाएगा। देन कंट्रोल प्रोसेसेस प्रोसीजर टू इंश्योर एडिकेट इंटेग्रिटी सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सब के लिए प्रोसेसेस प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब करेगा गवर्नमेंट। पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में वो सब के लिए गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे। देन अदर मैटर्स विच इज़ नेसेसरी टू गिव लीगल इफेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ये सब प्रिस्क्राइब करेगा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। 10A क्या देता है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उनको वैलिडिटी भी प्रोवाइड करवाता है। देन चैप्टर 4 एट्रीब्यूशन एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है, एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर अगर if it was sent by originator himself। हम कब मानेंगे कि कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ओरिजिनेटर ने ही सेंड किया है, उससे ही लिंक है, तब मानेंगे जब हम ये 3 कंडीशंस फुलफिल्ड मानेंगे। कौन सी 3 कंडीशंस, ओरिजिनेटर, इट वाज सेंड बाय द ओरिजिनेटर हिमसेल्फ, मतलब जो ओरिजिनेटर है उसने खुद ने ही सेंड किया है हमें वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, या फिर पर्सन हु हैड अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का कोई एजेंट उसने सेंड किया है, मतलब जो ओरिजिनेटर का कोई एजेंट वगैरह ने सेंड किया है, तो इतना बड़ा लिख दिया इन्होंने, बट एजेंट की बात कर रहा है। देन बाय एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली। अब देखो, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो खुद, जैसे मेल आप शेड्यूल कर सकते हैं कि खुद ब खुद मेल इस डेट पे इस टाइम पे मेल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, आपने इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम कर दिया है ना। तो आप ओरिजिनेटर है उस मेल के, आपने ही प्रोग्राम किया है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम कि इस टाइम पे इस डेट पे ये चीज़ सेंड हो जाएगी इस पर्सन को, तो ये चीज़ भी मानी जाएगी कि वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ओरिजिनेटर का ही है। देन एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीट। अब 12 बोलता है कि अगर ओरिजिनेटर ने बताया नहीं है कि एक्नॉलेजमेंट की रिसीट कैसे देनी, मतलब कैसे उसे एक्नॉलेजमेंट की रिसीट चाहिए, किस मैनर में चाहिए, तो अगर उसने बताया नहीं है मेथड, तो फिर किस मेथड में चलेगा, एनी कम्युनिकेशन बाय एड्रेसी। अगर एड्रेसी ने कम्युनिकेट कर दिया कि हाँ रिसीव हो गया है, या कोई ऑटोमेटिक रिप्लाई आ जाता है जैसे आजकल कंपनी से, तो वो भी एक एक्नॉलेजमेंट माना जाएगा। एंड कंडक्ट ऑफ एड्रेसी, कंडक्ट, उसने ऐसा कुछ सफिशिएंट एक्ट कर दिया जिससे कि माना जाएगा कि उसे रिसीव हो गया है, तो तब भी वो एक मेथड माना जाएगा एक्नॉलेजमेंट का। अगर ओरिजिनेटर ने ये कंडीशन रखी है कि एक्नॉलेजमेंट जो, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है ये बाइंडिंग तभी होगा जब आपको मतलब जब एक्नॉलेजमेंट रिसीव होगा मुझे, तो ये सारी कंडीशन, या तो अगर उसने कोई मेथड बता दिया कि आपको ऐसा मेल बैक करना पड़ेगा मुझे तब एक्नॉलेजमेंट मानूंगा मैं उसे, तो उसे मेल ही करना पड़ेगा, वो कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेगी उसे एक्नॉलेजमेंट की। अगर उसने कुछ ऐसा नहीं लिखा तो कोई भी एक्ट के थ्रू या फिर कोई भी ऐसे ऑटोमेटिक रिप्लाई या कुछ भी ऐसा अगर कम्युनिकेट कर दिया एड्रेसी ने, तो वो भी एक करेक्ट मेथड माना जाएगा एक्नॉलेजमेंट का, पर तभी वो बाइंडिंग होगा अगर ओरिजिनेटर ने ये कंडीशन डाली है बाइंडिंग ऑफ जो भी उसने भेजा है कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट। अब अगर उसने ऐसा नहीं लिखा है कि एक्नॉलेजमेंट बाइंडिंग होगा ऑन द रिसीट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, कॉन्ट्रैक्ट जो होगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वो बाइंडिंग होगा एट द रिसीट, ओनली ऑन द रिसीट ऑफ एक्नॉलेजमेंट, कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तभी बाइंडिंग होगा जब आप इसे एक्नॉलेजमेंट करोगे, ऐसा मेंशन नहीं है अगर उसमें, तो क्या माना जाएगा, तो क्या होगा, ओरिजिनेटर वापस एक मेल करेगा
उसे एक रीज़नेबल टाइम दे के कि आप इतने टाइम में मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दो। अगर एक्नॉलेजमेंट उसने उतने टाइम में भी नहीं दी तो फिर क्या माना जाएगा कि वो लेटर कभी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कभी सेंड ही नहीं हुआ। अब 13 बोलता है टाइम, प्लेस ऑफ डिस्पैच, रिसीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या माना जाएगा। ओरिजिनेटर और एड्रेसी में डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर होता है आउटसाइड द कंप्यूटर रिसोर्स कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनेटर। अब ये बोल रहा है कि ओरिजिनल के कंट्रोल से अगर कोई चीज़ बाहर हो गई है ना तो वो चीज़ डिस्पैच्ड मानी जाएगी। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई भेजता है किसी पार्टी को, कोई सेंड करता है अग्रीमेंट, तो वो तब कब डिस्पैच्ड माना जाता है, जब वो उसके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, मतलब ट्रांजैक्शन में आ जाता है, जब वो उसे स्टॉप नहीं कर सकता। तो यही चीज़ यहाँ बोली है कि डिस्पैच्ड कब माना जाएगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, जब वो ओरिजिनेटर के कंट्रोल से बाहर हो जाए। अब टाइम, प्लेस, ये कैसे मानेंगे हम कि किस टाइम पे किस प्लेस पे एक्सेप्ट किया है। अब देखो इसमें एक लिखा है डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स और लिखा है अनडेजिग्नेटेड। डेजिग्नेटेड और ये है अनडेजिग्नेटेड। डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स, अनडेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स। तो ये बोल रहा है कि इफ़ द एड्रेसी हैज़ डेजिग्नेटेड अ कंप्यूटर रिसोर्स फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब ये बी के कंप्यूटर रिसोर्स हैं, ठीक है। बी ने बोला है आप मेरे ना इस वाले कंप्यूटर पे भेजना जो मेरा डेजिग्नेटेड कंप्यूटर है, ये मानूंगी मैं। ये 1 कंप्यूटर रिसोर्स और ये 2 कंप्यूटर रिसोर्स, मेरे आप 1 कंप्यूटर रिसोर्स पे भेजना। तो जिस टाइम पे ओरिजिनेटर इस कंप्यूटर रिसोर्स पे भेजेगा और जिस टाइम पे बी को रिसीव होगा इस डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स पे, भले ही उसे भी आज चेक करे या कल चेक करे, इस वाले कंप्यूटर रिसोर्स पे अगर जब रिसीव हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, तब उसका मानेंगे कि उस टाइम पे रिसीव हो गया है। पर अब अगर ए ने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इसकी जगह, बी ने बोला था मुझे फर्स्ट वाले कंप्यूटर रिसोर्स पे भेजना और उसने ए ने कहाँ भेज दिया, सेकंड वाले कंप्यूटर रिसोर्स पे भेज दिया, तो वो अनडेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स माना जाएगा। और इस पे कब रिसीव होगा, इस पे तब रिसीव होगा जब, इस पे रिसीव कब माना जाएगा, टाइम ऑफ रिसीव कब माना जाएगा, जब बी इसे, इस डेटा को, इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को रिट्रीव कर लेगा तब माना जाएगा। फर्स्ट डेजिग्नेटेड के केस में कि जब उसे, जब डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स पे आ जाएगा वो मेल तब माना जाएगा। और अनडेजिग्नेटेड पे जब वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बी रिट्रीव कर लेगा तब माना जाएगा। तो जैसे अगर मैंने बोला कि मेरी 2 मेल आईडीज़ हैं, तो मैंने बोला कि मेरी मेल आईडी विच एंड्स विद 1 2, इस पर आप मुझे मेल कर दीजिए, और सामने वाले ने मेल कर दिया मेरी मेल आईडी विच एंड्स विद 6 6, उस पर मतलब फ्लैम्बोइंट लॉ 6 6, फ्लैम्बोइंट लॉ 1 2। तो उस पर्सन ने, सामने वाले पर्सन ने 6 पे मेल कर दिया, तो ये मेल रिसीव्ड कब माना जाएगा। अब वो सामने वाला बोल रहा है मैं तो आपको मेल कर चुका हूँ, पर वो तब माना नहीं जाएगा जब वो उसने मुझे इस पे रिसीव हुआ, क्योंकि ये तो अनडेजिग्नेटेड है ना। मैंने बोला था 1 2 पे भेजो आप, तो अगर 6 पे आया है वो तब माना जाएगा जब मैं उस मेल को देखूंगी, मैं रिट्रीव कर लूँगी, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन, वो चीज़ मेरे सामने ओपन हो जाएगी, तब वो रिसीव माना जाएगा। टाइम ऑफ रिसीव तब माना जाएगा। बट अगर उसने डेजिग्नेटेड मेल आईडी पे भेजा है तब वो तभी माना जाएगा रिसीव जब इस मेल आईडी पे आ जाएगी, भले ही मैं देखूँ ना देखूँ, भले ही रिट्रीव हो ना हो। अब सबसेक्शन 3 क्या बोलता है कि ओरिजिनेटर का और एड्रेसी का प्लेस ऑफ रिसीविंग या प्लेस ऑफ डिस्पैच क्या होगा। तो प्लेस ऑफ डिस्पैच क्या होगा, जहाँ ओरिजिनेटर का जनरल नॉर्मल जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो है, और प्लेस
एट विच द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज रिसीव्ड क्या होगा, वेयर द एड्रेसी का जहाँ प्लेस ऑफ बिजनेस है वो होगा. बट अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिसीव हुआ है किसी डिफरेंट प्लेस पे, मतलब जहाँ कंप्यूटर रिसोर्स है उससे डिफरेंट प्लेस पे रिसीव हुआ है कहीं, तो ये सेक्शन तब अप्लाई नहीं होगा. मतलब मान लो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस कहीं और है पर कंप्यूटर रिसोर्स कहीं और है, तो तब ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा. सॉरी, तब ये सेक्शन अप्लाई होगा, तब भी ये सेक्शन अप्लाई होगा, क्योंकि अब मान लो कंप्यूटर रिकॉर्ड कहीं और है, वो कहीं और बैठता है, तब भी उसका प्लेस ऑफ रिसीव वही माना जाएगा जो उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जहाँ पर वो कंडक्ट करता है अपना. अब सबसेक्शन 5 क्या बोलता है कि ओरिजिनेटर और एड्रेसी एक से ज़्यादा उनके प्लेस ऑफ बिजनेस है तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को मानेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस. ओरिजिनेटर और एड्रेसी का अगर कोई प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं है तो यूजुअल प्लेस ऑफ उनके रेजिडेंस को मानेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस. और यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ इन रिलेशन टू द बॉडी कॉर्पोरेट, कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी है, उनके रिलेशनशिप में क्या माना जाएगा प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहाँ पर उनकी कंपनी रजिस्टर्ड होगी जिस स्टेट में. अब सेक्शन 14 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चैप्टर 4 सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर. सेक्शन 14 says that where any security procedure has been applied to an electronic record at any specific point of time, तो उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को क्या बोलेंगे, सिक्योर्ड. अगर कोई भी सिक्योर्ड प्रोसीजर अप्लाई होगा किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे तो उसे इट शैल बी डीम टू बी सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. मतलब उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सिक्योर्ड माना जाएगा फ्रॉम द टाइम टू टाइम बेसिस. मतलब जब तक उसका वेरिफिकेशन नहीं होता तब तक उसे सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड माना जाएगा. Then 15 is also important. Electronic signature shall be deemed to be secured electronic signature. कब secured माना जाएगा, जब उसका डेटा signature creation data at the time of affixing signature was under the exclusive control of signatory and no other person. मतलब जब वो उसका signature creation data क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था OTP है, तो वो आपका क्या हो गया, सिग्नेचर क्रिएशन डेटा हो गया. आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट हो गया, वो क्या हो गया, सिग्नेचर क्रिएशन डेटा की कैटेगरी में ही आता है. तो वो कब माना जाएगा, एट द टाइम, मतलब कब सिक्योर्ड माना जाएगा, जब एट द टाइम जब आप वो कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे हो या अग्रीमेंट पे या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे साइन कर रहे हो आप, वो आपके ही एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में एक्सक्लूसिव कंट्रोल में है, सॉरी, तो उसे तभी साइंड माना जाएगा. और अगर कोई सिग्नेचर क्रिएशन डेटा स्टोर्ड है, अफिक्स्ड है इन एक्सक्लूसिव मैनर, मतलब जैसे कुछ एक्सक्लूसिव मैनर में वो सिक्योर्ड है आपका सिग्नेचर क्रिएशन डेटा. मान लो आपका कोई पार्सल आना है और पहले से आपका OTP आपके पास आ जाता है और वो सिक्योर्ड है, मतलब आपके ही SMS में है, किसी और के SMS में नहीं आया कि वो अनसिक्योर्ड हो, कोई भी आपका पार्सल ले ले, आपके ही फ़ोन पे मैसेज रिसीव हुआ है ना, तो वो सिक्योर्ड माना जाएगा. तो तब वो उसको सिक्योर्ड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की कैटेगरी में आ जाता है वो. आप सिग्नेचर क्रिएशन डेटा की डेफिनेशन भी लिखी है. इट रिफर्स टू द प्राइवेट की ऑफ द सब्सक्राइबर. प्राइवेट की से वो साइन कर सकता है ना वो पर्सन, तो प्राइवेट की बोलते हैं उसको. अब सेक्शन 16 बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर हैं प्रोसीजर प्रैक्टिसेस ये सब बनाने की. अब चैप्टर 6 पे आ जाते हैं रेगुलेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर पर्सनस. तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट करेगा कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन. ठीक है, अब देखो सर्टिफाइंग अथॉरिटी आपकी होती है जहाँ से आप डिजिटल सिग्नेचर वगैरह लेते हैं, सर्टिफाइंग अथॉरिटी. अब सर्टिफाइंग अथॉरिटी कोई गवर्नमेंट एंटिटी नहीं होती है, बट उसको जो कंट्रोल करता है, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, वो एक गवर्नमेंट एंटिटी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है.
और ये कंट्रोलर के नीचे आते हैं डिप्टी कंट्रोलर या असिस्टेंट कंट्रोलर, ठीक है। तो पहले आता है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, डिप्टी कंट्रोलर एंड असिस्टेंट कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, देन आते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो ये एक हायरार्की है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी को लाइसेंस जो देने का काम करता है वो यही सब लोग करते हैं, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर, ये सब। तो कंट्रोलर क्या करेगा, वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करेगा अंडर द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन में वर्क करेगा। डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर, वो किसके डायरेक्शन में परफॉर्म करेंगे, सुपरिटेंडेंट्स ऑफ कंट्रोलर के। ऑब्वियसली कंट्रोलर ऊपर है, फिर डिप्टी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर, उसके बाद आते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी। देन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या रहेंगे कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर के, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। देन हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस ऑफ कंट्रोलर, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। एंड देयर शैल बी अ सील ऑफ ऑफिस ऑफ कंट्रोलर। ऑब्वियसली गवर्नमेंट के हर ऑफिस के पास उनकी खुद की सील होती है, तो इसलिए सील भी उसे प्रोवाइड की जाएगी। देन फंक्शंस क्या होंगे कंट्रोलर के, सुपरवाइज करेगा कोई भी एक्टिविटीज़ ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, ठीक है। सर्टिफाइंग पब्लिक की ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, मतलब उन्हें पब्लिक कीज़ देगा, सर्टिफाई करेगा। स्टैंडर्ड्स टू बी मेंटेन बाय सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करे आपके डिजिटल सिग्नेचर्स के, तो उसके जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, सुपरविजन है, पब्लिक की प्रोवाइड करने की बात है, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के एम्प्लॉयज़ के। देन कंडीशंस हैं जो कि उन्हें अपनी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ को अपने कंडक्ट ऑफ बिजनेस में लानी पड़ेंगी। देन कंटेंट ऑफ रिटन, प्रिंटेड, विजुअल मटेरियल्स, एडवर्टिजमेंट्स, ये सब जो एडवर्टिजमेंट्स जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के सर्टिफिकेशन में काम आते हैं, वो सब स्पेसिफाई करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका कंटेंट, ठीक है। देन स्पेसिफाई द फॉर्म्स एंड कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है उसका फॉर्म्स एंड कंटेंट्स क्या रहेंगे। देन और की का, प्राइवेट की जो आपको मिलती है उसके भी क्या कंटेंट्स रहेंगे, वो भी कंट्रोलर बताएगा। फॉर्म एंड मैनर इन विच द अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड। देन टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगी, टू विच द ऑडिटर में बी अपॉइंटेड, कि उनका जो ऑडिटर होगा वो किस टर्म्स एंड कंडीशन पे अपॉइंट होगा। फैसिलिटेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। देन स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच सर्टिफाइंग अथॉरिटी शैल कंडक्ट देयर बिजनेस। देन रिजॉल्विंग एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सर्टिफाइंग अथॉरिटी और सब्सक्राइबर में जो भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसे रिजॉल्व करेगा। ड्यूटीज़ ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ बताएगा। It will maintain a database containing the disclosure of records of certifying authority। उसका पूरा database रहना चाहिए कि क्या क्या सर्टिफाइंग अथॉरिटी की क्या क्या पर्टिकुलर्स हैं, कहाँ कहाँ इस्टेब्लिश्ड हैं, वो सब। देन 19 says that recognition of foreign certifying authorities। तो foreign certifying authorities क्या रहती हैं, किसी भी foreign certifying authority को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कौन रिकॉग्नाइज कर सकता है, कोई भी कंट्रोलर विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विद द नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। मतलब कंट्रोलर को अगर लग रहा है कि जो फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी है ना, उसे भी इंडिया में रिकॉग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके भी जो भी डिजिटल सिग्नेचर है उसके वेरीफाइड डिजिटल सिग्नेचर भी लेके घूम रहे हैं। तो कंट्रोलर क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ठीक लगा तो वो नोटिफिकेशन निकाल देगी, अगर सारे लॉज वगैरह फॉरेन के कंप्लाई हो रहे हैं हमारे लॉज से, कुछ डिफरेंट तो नहीं है, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है, तो ये सब देख के सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर सकता है किसी फॉरेन सर्टिफाइंग अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए। अगर उसे रिकॉग्नाइज कर दिया तो उसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट वैलिड माना जाएगा। और अगर कंट्रोलर को ऐसा लगता है कि कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कंट्रोल्स हैं जो कि
हमारे लॉस के अगेंस्ट हैं तो वो ऑफिशियल गैजेट में रिवोक भी करवा सकता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी का रिकॉग्निशन। अब ये सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ की बात हो रही है कि वो कैसे सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ एप्लीकेशन दे सकती है कंट्रोलर के पास। तो वो एप्लीकेशन देती है कंट्रोलर के पास कि उनके पास लाइसेंस इशू किया जाए ताकि वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के सर्टिफिकेट्स दे सकें। तो उनको लाइसेंस कंट्रोलर ही ग्रांट करता है। आप पूरी एप्लीकेशन पूरे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करनी चाहिए विद द रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिफ़िकेशन, जो भी क्वालिफ़िकेशन है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ के, एक्सपर्टीज़ है, मैन पावर है, कितने लोग होने चाहिए आपके अंडर, फाइनेंशियल रिसोर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, ये सब फुलफ़िल होना चाहिए तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि कितने पीरियड तक वो लाइसेंस वैलिड रहेगा वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। और ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफरेबल नहीं रहता है, वो हेरिटेबल नहीं रहता है, ये भी ध्यान रखना कि सर्टिफिकेट किसी ऐसा नहीं कि मुझे इशू हुआ है लाइसेंस तो मैं किसी और को ट्रांसफ़र कर दूँ। और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन जो कि स्पेसिफाइड रहती हैं बाय द रेगुलेशंस, वो सब ऑलरेडी स्पेसिफाइड रहते हैं कि ये टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी। देन एवरी एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ लाइसेंस शैल बी इन द फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्शन 2 क्या बोलता है, 22 क्या बोलता है, एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस कैसे देना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा उस फॉर्म में देनी चाहिए। देन एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ लाइसेंस शैल अकम्पनीड बाय, तो क्या क्या होना चाहिए उसके अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेंट एंड पेमेंट ऑफ फीस नॉट एक्सीडिंग 25,000 एंड सच अदर डॉक्यूमेंट्स। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन जाएंगे। क्या क्या, सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस स्टेटमेंट, देन प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेंट, कि एप्लीकेंट को कैसे आइडेंटिफाई करें, उसका पूरा प्रोसीजर, मतलब वो पूरा स्टेटमेंट बना के देगा अपने बारे में। देन फीस 25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या जो भी अदर डॉक्यूमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट बोले वो देना पड़ेगा। फिर लाइसेंस रिन्यू कब होगा, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में रिन्यू होगा। देन अकम्पनीड बाय द फीस नॉट एक्सीडिंग 5,000, मतलब आपको लाइसेंस बनवाने के 25,000 फीस देनी पड़ेगी, रिन्यू कराने के 5,000 फीस देनी पड़ेगी। एंड इट शैल नॉट बी लेस देन 45 डेज, मतलब आपकी अगर एक्सपायरी हो रही है 31 मार्च को तो आपको उसके 45 डेज़ पहले ही, बिफोर 45 डेज़ आपको उसका लाइसेंस रिन्यू कराना पड़ेगा। देन प्रोसीजर फॉर ग्रांट एंड रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट दे के उसका लाइसेंस रिजेक्ट भी कर सकते हैं। देन 25 बात करता है सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस की। अगर कंट्रोलर सेटिस्फाइड है आफ्टर मेकिंग एन इंक्वायरी, मतलब अगर उसने इंक्वायरी की है और उसे ऐसा लग रहा है, क्या क्या लग रहा है, कि जो स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द एप्लीकेशन उसने दिया है आप सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने फॉर इशू एंड रिवर्स रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस, तो वो इनकरेक्ट और फॉल्स है। मतलब जो स्टेटमेंट उसने बना के दिया ना, हमने देखा था स्टेटमेंट देना पड़ता है अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, तो वो इसमें इन्फॉर्मेशन उसके बारे में, अपने खुद के बारे में उसने गलत लिखी हुई है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। आप कहीं आप जाते हैं, आप अपना फॉल्स सीवी दे देते हैं और एचआर वो इंक्वायर करता है तो उसमें गलत लिखता है, तो तब भी आपको रिक्रूट करता है क्या? वो जब भी उसे पता चलता है कि सीवी आपने गड़बड़ की है तो तब आपको निकाल सकता है। वैसे यहाँ होता है कि उसने अगर कुछ भी गलत गलत लिखा है, स्टेटमेंट दिया है, तो उसका लाइसेंस रिवोक हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। देन फेल टू कंप्लाई विद द टर्म्स एंड कंडीशन, अब उसने कोई टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाई नहीं किए हैं तब भी उसका रिवोक हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है लाइसेंस। अगर उसने कोई प्रोसीजर्स या स्टैंडर्ड्स, अभी हम पढ़ेंगे, उसको मेंटेन नहीं किया है तो तब भी उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा। और कॉन्ट्रावीन किया है किसी इस एक्ट के किसी भी प्रोविज़न का, तब भी उसका लाइसेंस रिवोक हो जाएगा। अब उसे रिवोक करने से पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और ऑफ शोइंग कॉज
अगेंस्ट द प्रपोज रिवोकेशन, मतलब क्यों उसे रिवोक ना किया जाए, इसकी पूरी उसको पूरा चांस देना चाहिए सुनने का। अब ऐसा भी होता है कि लाइसेंस सस्पेंड किया है कुछ टाइम के लिए, 10 डेज़ के लिए, पर अगर 10 डेज़ से ज़्यादा के लिए रिवोक कर रहे हैं या सस्पेंड कर रहे हैं लाइसेंस ज़्यादा टाइम के लिए, जैसे 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, तो उसमें सर्टिफाइंग अथॉरिटी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट देना चाहिए। देन नो अथॉरिटी हुज लाइसेंस हैज़ बीन सस्पेंडेड, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इशू नहीं कर सकता अगर उसका लाइसेंस सस्पेंड हो गया है तो 26 क्या बोलता है, कोई भी अगर सस्पेंशन एंड रिवोकेशन होता है लाइसेंस का, तो कंट्रोलर क्या करेगा, अब जो वो डेटाबेस मेंटेन करता है ना किसी वेबसाइट पे, तो उस डेटाबेस में मेंशन करेगा कि इस पर्सन का लाइसेंस सस्पेंड हो गया है, ताकि पब्लिक अवेयरनेस रहे। अगर डेटाबेस के अलावा कोई और रिपोजिटरीज भी हैं तो उधर भी नोटिफिकेशन जाएगा, और वो वेबसाइट पे डेटाबेस कोई भी देख सकता है, सबको एक्सेसिबल रहेगा। देन पावर टू डेलीगेट, कंट्रोलर में इन राइटिंग ऑथोराइज द डिप्टी कंट्रोलर, असिस्टेंट कंट्रोलर एंड एनी ऑफिसर टू एक्सरसाइज एनी पावर ऑफ द कंट्रोलर अंडर दिस सेक्शन, मतलब कंट्रोलर डिप्टी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर को पावर दे सकता है अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी के अगर कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करने हैं, कुछ भी इंक्वायर करना है, तो वो किसको बोल सकता है, डिप्टी कंट्रोलर को बोल सकता है या फिर असिस्टेंट कंट्रोलर को। देन कंट्रोलर के पास इन्वेस्टिगेशन की पावर होती है, 28 के थ्रू उसे मिली है। देन एक्सेस टू द कंप्यूटर्स एंड डेटाज, मतलब अगर कोई भी उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई भी कंप्यूटर डेटा को एक्सेस करना है तो वो कर सकता है, उसमें सर्च कर सकता है। देन 30 पे आते हैं हम, सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू फॉलो सर्टेन प्रोसीजर्स। सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या करेगा, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एंड प्रोसीजर दैट आर सिक्योर फ्रॉम द इंट्रूशन एंड मिसयूज़, कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और प्रोसीजर्स का यूज़ करेगा जो कि सिक्योर्ड प्रोसीजर्स रहेंगे, सिक्योर्ड हार्डवेयर रहेगा, सिक्योर्ड सॉफ्टवेयर रहेगा। देन ही विल फॉलो he will provide a reasonable level of reliability in its services, मतलब जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो भी लाइसेंसेस वगैरह ग्रांट कर रहा है, जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह ग्रांट कर रहा है डिजिटल सिग्नेचर के, तो उस सब में रिलायबिलिटी उसकी सर्विसेज में रहनी चाहिए। एक ड्यू डिलिजेंस, एक ड्यू केयर, रीजनेबल केयर उसे परफॉर्म करना चाहिए। Then he should adhere to the security procedure to ensure the secrecy and privacy of electronic signature, मतलब उसे अपने जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, सिक्योर्ड हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रखेगा, उसकी एक सीक्रेसी और प्राइवेसी बनाए रखनी चाहिए हर पर्सन के डिजिटल सिग्नेचर की। एंड he should be the repository of electronic signature certificates, and he should publish information regarding its practices, electronic signature certificates and current status of certificate। पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी उसको उसके प्रैक्टिसेस की, कि किस किस को सर्टिफिकेट्स इशू हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, मतलब उनके ऑडिट में पूरा रहता है कि इतने लोगों को इशू हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इन लोगों के मतलब सिक्योर्ड डेटाबेस में वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर रखता है जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होता है। देन ऑब्जर्व सच अदर स्टैंडर्ड्स दैट आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेगुलेशन। तो ये थी 30 में दिया हुआ है पावर्स ऑफ प्रोसीजर्स ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़, ड्यूटीज़ ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़। सर्टिफाइंग अथॉरिटी को एक्ट से कंप्लाई करना चाहिए, 31 ये बोलता है। 30 बताता है उनकी ड्यूटीज़, 31 बोलता है कि एक्ट से कंप्लाई करना चाहिए, दैट्स इट, जब वो एंगेज्ड हो इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। देन ही शुड डिस्प्ले द लाइसेंस, मतलब कोई ऐसी कॉन्स्पियस प्लेस पे उसके प्रेमाइसेस की जहाँ पर वो बैठता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी, मतलब जो उसका बिजनेस है, जो उसकी दुकान बोल लो या जो भी ऑफिस बोल लो, उसके कॉन्स्पियस पार्ट पे उसका लाइसेंस पेस्टेड होना चाहिए, लगा हुआ होना चाहिए, ताकि लोगों को ये दिखे कि ये लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी है और कोई फ्रॉड नहीं है, ट्रस्ट बिल्ड के लिए। और सरेंडर ऑफ लाइसेंस, अगर उसका जो ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी का लाइसेंस अगर सरेंडर हो जाता है ना, तो उसको अपना अगर उसका
लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है ना, तो उसका जो लाइसेंस की कॉपी है ना उसे सरेंडर करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मान लो कि उसने अभी भी अपने कॉन्स्पियस पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रेमाइसेस पे लगाया हुआ है वो लाइसेंस, तो लोग तो पागल बन जाएंगे ना, लोग तो फिर भी उसके पास आ जाएंगे अपना काम करवाने, और वो फ्रॉड कर सकता है, फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं। तो क्या करेगा वो? तो ये 33 इसलिए बोलता है कि सरेंडर ऑफ लाइसेंस होना चाहिए, मतलब आपको सर्टिफाइंग अथॉरिटी को अपना लाइसेंस सरेंडर करना पड़ेगा कंट्रोलर को, अगर कंट्रोलर ने आपका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है तो। अब आप कहीं से अगर जॉब से छोड़ के जाते हैं, मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आप जॉब से आपने रिज़ाइन कर दिया, तो अपना आईडी कार्ड वगैरह आपको सबमिट करना रहता है। क्यों? क्योंकि ताकि आप किसी के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते हो कि मैं इस कंपनी में अभी भी काम करता हूँ ये बोल के। अगर वो फेल हो जाता है अपने लाइसेंस वगैरह सरेंडर करने के लिए, तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अप टू 6 months, और फाइन हो सकता है अप टू 10,000 रुपीज़, और बोथ। 34 बोलता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी को डिस्क्लोज करना चाहिए। क्या डिस्क्लोज करना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस स्टेटमेंट, रिवोकेशन सस्पेंशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी सर्टिफिकेट। अगर उसका रिवोकेशन हो गया तो उसका नोटिस भी उसे देना पड़ेगा। देन अदर फैक्ट्स एंड मटेरियल एडवर्सली अफेक्ट देयर लाइबिलिटी, तो उसको अपने खुद का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस स्टेटमेंट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, और रिवोकेशन हुआ है अगर उसकी सर्टिफाइंग अथॉरिटी सर्टिफिकेट का अगर रिवोकेशन हुआ है उसके, तो वो भी उसका नोटिस भी उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। या फिर जो भी फैक्ट और मटेरियल हैं जो उसकी रिलायबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, वो फैक्ट और मटेरियल उसको ट्रांसपेरेंट रखना पड़ेगा। अब मान लो कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि उसका जो कंप्यूटर सिस्टम है उसकी इंटीग्रिटी अफेक्ट हुई है, या कुछ भी उसमें कुछ भी गड़बड़ हुई है जिससे वो सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के सर्टिफिकेट्स इशू करता है, उसमें कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो रीजनेबल एफर्ट्स लगा सकता है टू नोटिफाई एनी पर्सन हु इज़ लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय द अकरेंस। मतलब अगर कोई भी अपने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का सर्टिफिकेट लेने आया तो उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मेरे सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हुई है, इसकी वजह से अभी आपका नहीं हो सकता, मतलब उसे पूरा ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा, और उसे वो प्रोसीजर्स और स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू डील विद सच एन इवेंट। So that's it. We'll start with chapter 7 in our next video.